हाँ, सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन। जल्दी जल्दी पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट करते हैं। सो पार्टनरशिप एक्ट में क्या बताया गया है? जैसे कि साझेदारी में बिजनेस करते हैं, मिल के जब बिजनेस करते हैं तो दिक्कत आती है। इसीलिए वो दिक्कतों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है। कैसी कैसी दिक्कत? आपस में दिक्कत हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, किसको क्या काम करना है क्या नहीं करना, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, ये सब चीजों में दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए ये सब चीजों से बचने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है। इनफैक्ट बाहर वालों से भी दिक्कत हो सकती है। बाहर वालों से किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कौन पूरा करेगा, फ्रॉड हो रहा है तो क्या होगा। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है। बेसिकली पार्टनरशिप यानी क्या? पार्टनरशिप एक रिश्ता है। जो लोग मिलके काम कर रहे हैं, समझो 3 जन मिलके काम कर रहे हैं, इनके बीच का ये जो रिलेशन है, ये रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, जैसे कि दोस्ती होती है। बट आपको ये रिलेशनशिप दिखाई नहीं देती, और इसीलिए एक पहचान देने के लिए इसको आप एक फर्म का निर्माण करते हैं। फर्म इसका ये कॉन्क्रीट रूप है। जैसे आपकी दोस्ती है, लेकिन दोस्ती दिखाई नहीं देती, महसूस होती है बट दिखाई नहीं देती, और इसीलिए आप क्या करते हैं, आप एक ग्रुप बनाते हैं। उस प्रकार से यहाँ पे फर्म बनाया गया है। फर्म का नाम दिया जाता है, उस नाम से फर्म बिजनेस करती है। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं पार्टनरशिप में? सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस who have agreed to share the profits out of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी एक हिसाब से देखो आप, तो इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन है, यानी एक से ज्यादा लोग होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, एग्रीड, एग्रीमेंट के द्वारा होगा ये। तो शेयर द प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा। बिजनेस चैरिटी के लिए आप नहीं कर सकते हैं। एंड म्यूचुअल एजेंसी, एनी ऑफ देम और ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस इसके जो मेन फीचर्स है इसमें क्या आएगा? पहला है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। मैक्सिमम कितने लोग होना चाहिए? मिनिमम तो 2 लोग बताया, मैक्सिमम कितने? 50 लोग। कहां बताया गया है? सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दिखाया कि मिनिमम कितने लोग होना, मिनिमम बताया, मैक्सिमम नहीं बताया। मैक्सिमम कितने लोग होना ये कहां बताया? ये कंपनीज एक्ट में बताया। एग्रीमेंट के द्वारा होगा ये। विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकता, आउट ऑफ स्टेटस नहीं हो सकता, अपने आप नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज बी आफ्टर एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के द्वारा ही पार्टनरशिप उत्पन्न हो सकती है। फिर बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए। आप कोई भी चैरिटी के काम करने के लिए पार्टनरशिप नहीं बना सकते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अगर है तो हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप हो सकती है, बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव टेस्ट। तो चांसेस है कि पार्टनरशिप हो सकती है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के कारण। फिर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यानी बिजनेस जो है वो या तो सब लोग पूरा कर रहे हैं, सब लोग चला रहे हैं, या फिर कोई भी चला रहा है लेकिन वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ, फिर ट्रू टेस्ट क्या है? ट्रू टेस्ट वही है, पहले बताया गया है कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप डिटरमाइन करने के लिए आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि हर चीज को साथ में देखना जरूरी है। जितने भी पॉइंट्स है सबको साथ में देखना है। जब आप सबको साथ में देखते हैं तो उसमें 4 चीजें तो होती हैं। चारों चीजें होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। फिर इट शुड बी फॉर पर्टिकुलर बिजनेस, इट शुड बी फॉर प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी। ये चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी। अगर सब चीज है बट म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप। तो वैसे तो सभी चीज होना चाहिए बट म्यूचुअल एजेंसी इज द क्रक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल एजेंसी नहीं मिलती, सिर्फ इसमें ही मिलती है। सो इसीलिए अगर क्रेडिटर्स को शेयर किया जाता है एज अ प्रॉफिट तो वो पार्टनरशिप में नहीं कवर होता। यहाँ पे एक केस हुआ था, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। कॉक्स वर्सेस हिकमैन में क्या हुआ था? एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति बिजनेस अच्छे से नहीं चला पा रहा था, और इसीलिए इसके जो क्रेडिटर्स थे, इसके जो बिजनेस में सप्लायर्स थे, जिन लोगों ने इसको गुड्स दिए थे, इन लोग को बड़ी फिक्र हो रही थी, यार ये अगर बिजनेस नहीं चलाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो हमको पैसा कैसे मिलेगा। इसीलिए ये क्रेडिटर्स ने एग्री किया इसके साथ कि एक काम करो, तुम बिजनेस करो, हम वो बिजनेस करने में मदद करेंगे, तुम्हारे हेल्प करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस में, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमको देना, और हमारा जो डेट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सवाल यह आया कि प्रॉफिट शेयरिंग तो है, तो क्या ये क्रेडिटर्स है, ये बिजनेस, ये भी पार्टनर्स मान लिए जाएंगे? यहाँ पे कोर्ट ने बोला नहीं।
पार्टनर्स क्यों नहीं माने जाएंगे? बिकॉज ध्यान में रखने वाली बात यह है, क्या ये लोग अपने कुछ कार्य से इसको बाइंड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। और इसीलिए सिंस देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी का कंसेप्ट नहीं है, तो यहां पे पार्टनरशिप नहीं होगी। सो बेसिक टेस्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। अगर एक व्यक्ति अपने कार्य से पूरी फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, तो हम बोलेंगे वहां पे पार्टनरशिप है। अगर बाइंडिंग पावर नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। सो बाइंड कर सकता है तो पार्टनरशिप है। यानी हर एक व्यक्ति पूरी फर्म का और बाकी के पार्टनर्स का एजेंट है, वहीं वो प्रिंसिपल भी है। जैसे अगर मैंने कुछ कार्य किया तो बाकी के लोग बाइंड हो रहे हैं, मींस मैं एजेंट हूं, वो लोग प्रिंसिपल हो गए। उन्होंने कुछ काम किया तो हम लोग सब बाइंड हो रहे हैं, मींस एजेंसी रिलेशनशिप है, म्यूचुअल एजेंसी। ये एक खास बात होती है पार्टनरशिप में, हर एक व्यक्ति अपनी फर्म का और बाकी के पार्टनर्स का एजेंट होता है और वो प्रिंसिपल भी होता है। सो इसीलिए क्रेडिटर्स को जब आप कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप, बिकॉज क्रेडिटर्स बाइंड नहीं कर सकते। बिल्कुल सेम प्रकार से एम्प्लॉय को अगर आप एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर, दैट विल आल्सो बी नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप। उसी प्रकार से वर्कर्स को बोनस दे रहे हैं, ये भी प्रॉफिट शेयरिंग है। विडो और चिल्ड्रन ऑफ डिसीज पार्टनर को आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, उसके अलावा प्रीवियस ओनर को गुडविल करके आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो भी यहाँ प्रॉफिट शेयर होने के बावजूद, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं होगा। किस किस प्रकार के पार्टनर्स पाए जाते हैं? पहला होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। दूसरा होता है डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर। डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, उसने पैसा लगाया है, वो लायबल रहेगा, लेकिन वो डोरमेंट है, स्लीपिंग है, वो लोगों को पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति पार्टनर है। और अल्टीमेटली जिम्मेदार तो वो होता है, बट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर, जिसने सिर्फ नाम दे दिया है, जैसे कि आप लोग पार्टनरशिप डाल रहे हैं और आपकी इच्छा है कि यार शशांक सर अगर हमको नाम लेंड करते हैं तो दैट विल बी बेटर, कि अगर शशांक सर का नाम जुड़ जाएगा हमारी फर्म के साथ तो हमारी तो एकदम फर्म बढ़ जाएगी। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि शशांक सर का नाम जोड़ लिया जाए, मैं आपको नाम अलाउ करता हूं, मेरा नाम यूज कर सकते हैं आप, तो मैं नॉमिनल पार्टनर कहलाऊंगा। ऑफकोर्स मैं यहाँ पे लायबल रहूंगा फॉर दी एक्ट्स ऑफ द फर्म, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं जिम्मेदार जरूर हो जाऊंगा। सब पार्टनर, सब पार्टनर का क्या मतलब होता है? तो जब हम 3 जन पार्टनर थे और मैंने अपने शेयर में से कुछ शेयर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया, जैसे यहाँ पे समझो इनका 25-25 और 50% का शेयर था, मैं अपने शेयर में से 50% का शेयर ट्रांसफर कर देता हूं एक तीसरे व्यक्ति को, तो ऐसे केसेस में ही विल बी कॉल्ड एज अ सब पार्टनर। तो सब पार्टनर इज नॉट द पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर इन द फर्म, ही इज ओनली द ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर शेयर। वो पार्टनर नहीं बनता, ही विल नॉट अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटीज, ही विल नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। स्टॉपल और होल्डिंग आउट में होता यह है कि आप समझो 2 जन पार्टनर थे, आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको लेके जाता हूं एक दुकान में जहां से हम उधारी पे चीज खरीद के लाते हैं, वहां पे आप बताते हैं कि हम तीनों पार्टनर है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है मैं पार्टनर नहीं हूं, आप 2 जन पार्टनर है, बट आप ये बता रहे हैं और मैं मना नहीं कर रहा। सो आई विल बी डीम्ड एज पार्टनर बाय स्टॉपल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्सन। सिर्फ इस व्यक्ति को अगर कल चल के आप पैसा नहीं देते हैं तो ही कैन क्लेम फ्रॉम मी एज वेल, इवन इफ आई एम नॉट द पार्टनर। तो मेरे को एक्चुअल में यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, मेरे को अधिकार नहीं मिलता, सिर्फ मैं लायबल होता हूं ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो एक लिमिटेड पर्पज के लिए यहाँ पे पार्टनर मैं बन जाता हूँ। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैसी कैसी हो सकती है? तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है वो यहाँ पे दिए गए हैं आपको। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। वैसे पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड भी होती है और जनरल पार्टनरशिप भी होती है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वैसे जनरल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब होता है? एट विल का मतलब है आप उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं तो ये कोई भी व्यक्ति बाय गिविंग नोटिस इसको डिसॉल्व कर सकता है। अगर उसमें आपने कोई भी मोड ऑफ डिसोल्यूशन नहीं लिखा है या उसमें कोई पीरियड पीरियड नहीं लिखा है तो ऐसे केसेस में इट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप एट विल। सो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जिसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं एट विल। बनती तो हर पार्टनरशिप विल से है, बट उसको अगर आपको बंद करना है तो आप बाय विल उसको अगर डिसॉल्व कर सकते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल ऐसी नहीं होना चाहिए जिसमें आपने लिख दिया है कि हमको अगर खत्म करना है तो मिल के हम लोग बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। मिल के बैठ रहे हैं तो भी इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में बिल्कुल भी कोई भी प्रकार नहीं बताया होना चाहिए खत्म करने का, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप एट विल। फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है,
जैसे एक पर्टिकुलर आपको ब्रिज बनाना है, उसके लिए आपने पार्टनरशिप कर लिया, दिस इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप यानी जो जनरल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए किया है, जिसमें हर काम अपन बिजनेस का उसी में करेंगे। अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पूरा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जितने भी रहेंगे वो सब जनरल पार्टनरशिप में हम लोग कवर करेंगे। और फिक्स पीरियड यानी जिसमें हम एक टाइम पीरियड बता देते हैं, 2 साल, 5 साल, 3 साल, वो हो गया फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या होती है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में बेसिकली तीन चीज आती है। आप जो ओरिजिनली लेके आते हैं इन दी फर्म, जो भी हमने शुरू में लेके आया, वो असेट हो सकते हैं, वो कैश हो सकता है, ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। फिर दूसरी चीज, जो फ्रॉम मनी बिलोंगिंग टू द फर्म हमने कुछ खरीदा, तो कुछ हमने असेट्स और खरीद लिए, तो दैट विल ऑल्सो बिकम द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो इसमें दिखता नहीं है बट होता जरूर है, गुडविल। गुडविल इज ऑल्सो द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। वैसे तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं मानना है, नहीं इंक्लूड करना है, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं शॉप दूंगा बट शॉप मेरी रहेगी, पार्टनरशिप में नहीं डाली जाएगी। सो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको सेपरेट प्रॉपर्टी बताना है या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बताना है। और बाकी जनरल रूल ये है कि जो जो पार्टनरशिप में हम यूज कर रहे हैं दैट इज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के लिए यूज होना चाहिए, आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हमारी फर्म की कार थी तो दैट शुड बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। आप अगर वो पर्सनल चीज के लिए यूज करेंगे तो दैट विल नॉट बी अलाउड। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, सबसे पहली चीज है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपलसरी। आप चाहो तो रजिस्टर करो, ना चाहो तो मत करो। तो रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं होता है, बट फिर भी एक हिसाब से नेसेसरी हो जाता है फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। क्योंकि अगर आप फर्म को रजिस्टर नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस मिलते हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं सेक्शन नंबर 69 में, जो कि बराबर एक साल बाद अप्लाई हुआ था। 1 अक्टूबर 1932 को ये पूरा एक्ट लगा था, लेकिन 1 अक्टूबर 1933 में सेक्शन नंबर 69 अप्लाई हुआ था। ये इसीलिए एक साल बाद अप्लाई हुआ क्योंकि इसको रजिस्टर करने के लिए एक टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में आप रजिस्टर कर सकते हैं, साल भर बाद अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, आपको रजिस्ट्रार के पास आप सब पार्टनर्स को या तो फिजिकली जाके आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं इंक्लूडिंग द पार्टनरशिप डीड, डीड वगैरह भी भेज दोगे आप। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, सब डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर है, प्लस फीस वगैरह भरी हुई है, प्लस जो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, फॉर्म नंबर ए लगता है महाराष्ट्र में, ये सब चीजें आपने जमा कर दिया और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और वो खुद के पास एक रजिस्टर बना के वो रजिस्टर में लिख लेगा कि ये फर्म ये तारीख को रजिस्टर हुई है, इसमें इतने इतने लोग पार्टनर है। ये जो रजिस्टर रहेगा, ये रजिस्टर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट रहेगा, और उसी प्रकार से जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट विल बी द कंक्लूसिव एविडेंस की फर्म बन चुकी है, फर्म का निर्माण हो चुका है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो क्या क्या हो जाएगा? पहली चीज, आपके आपस में अगर कोई झगड़े होते हैं तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि कैटरीना और दीपिका का झगड़ा चल रहा है, दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता, कोर्ट नहीं जा सकते अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी तो। दूसरी चीज, आप थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है बट आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। आपको अगर केस फाइल करना है तो इट इज कंपलसरी कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज होते हैं वो चीजों के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अराइज नहीं हो रही, जैसे किसी ने आपके दुकान पे आके चोरी करा, इस पे आप केस फाइल कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो अराइज हो रही है वो चीजों के लिए केस फाइल नहीं कर सकते। फिर सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि आपको आपकी फर्म है, किसी व्यक्ति को देना था समझो 5,000 रुपए और उससे लेना था समझो 2,000 रुपए, तो अल्टीमेटली आपने कितना देना चाहिए? तो नेट ऑफ करके आप 3,000 रुपए पे करोगे। बट अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो आप ये सेट ऑफ भी क्लेम नहीं कर सकते, आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। रजिस्टर ऑफ फर्म्स जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी व्यक्ति इसको इंस्पेक्ट कर सकता है बाय पेइंग अ प्रिस्क्राइब्ड फीस, और इसकी सर्टिफाइड कॉपीज निकाल सकता है अगर उसको जरूरत है तो, जो कि वो यूज कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एनी लीगल एक्शन। कोर्ट वगैरह में अगर प्रूव करना है तो सर्टिफाइड कॉपीज की आवश्यकता होती है। रजिस्टर ऑफ फर्म्स इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है जो रजिस्टर में जो भी चीजें लिखी हुई है ये सब चीजें सही है, सच है, ये मानी जाती है। अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो पेनल्टी लगेगी, 3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकती है। तो दिए ये आगे, पेनल्टी कितनी है? 3 महीने की, 3 साल नहीं, 3 महीने की, सॉरी 3 महीने की सजा और फाइन और बोथ। ठीक है।
रजिस्टर करने के बाद कुछ चेंजेस हुए अगर, तो आपको ये भी चीजें इन्फॉर्म करना पड़ता है टू द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। सो कुछ चीजें इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया हूँ शॉर्ट नोट्स में, जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं फ्रॉम द मेन बुक। सो शॉर्ट नोट में वो जानबूझ के मैंने इंक्लूड नहीं किया, जैसे डीड में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और आपको जो इंफॉर्मेशन वगैरह देना है। और इस पे इनफैक्ट इसकी जो ये भी है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ये एक्सेप्शंस आप एक बार देख लेना, ठीक है? तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया हूं मैंने, एक बार ऊपर ऊपर बता देता हूं। आप अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो डिसोल्यूशन के केस में केस फाइल कर सकते हैं इवन इफ द फर्म वाज नॉट रजिस्टर्ड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसी जगह पे केस फाइल कर सकते हैं जहां पे आपके पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता, ऐसी जगह पे केस फाइल कर सकते हैं। ऐसी जगह केस फाइल कर सकते हैं जहां पे बाय एग्जम्पशन नोटिफिकेशन बोल दिया गया है आप यहां रजिस्टर नहीं करोगे तो चलेगा। 100 रुपए तक के आप केस फाइल कर सकते हैं अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट में आप केस डाल रहे हैं तो। फिर अगर कोई नॉट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई केस है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से केस नहीं बन रहा है, आपका किसी ने चोरी वगैरह किया है, नाम यूज कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आप केस फाइल कर सकते हैं इवन इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। बाकी के केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, तो ये आप जरूर पढ़ेंगे। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स सिंपल से रिलेशंस है। राइट्स एंड ड्यूटीज पहले हम आपस की देखेंगे। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है? राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सिंपल सा पॉइंट है। राइट टू बी कंसल्टेड, पूछ के काम करना चाहिए। ज्यादातर डिसीजन जो होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, कुछ डिसीजन के लिए यूनानिमस कंसेंट लगता है। राइट टू एक्सेस टू बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का आपको अधिकार होना चाहिए। राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तब होता है जब आपके प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस हमेशा हो सकता है, आपको 6% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। राइट टू इंडेमनिटी, अगर कोई नुकसान हुई है तो नुकसान की भरपाई करवाने का आपको अधिकार होता है। राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो 100% लोग जब कंसेंट करेंगे तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं जोड़ा जा सकता। राइट टू रिटायर, रिटायरमेंट होने के लिए भी आपको अधिकार होता है, आप खुद रिटायर हो सकते हैं या तो एज पर डीड्स, या फिर डीड में जैसा लिखा है वैसा, या फिर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग नोटिस। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, निकाला ना जा सके, ये हर एक व्यक्ति को अधिकार है। राइट टू कैरी ऑन द कॉम्पिटिंग बिजनेस, आप कॉम्पिटिंग बिजनेस चला सकते हैं अगर मना नहीं किया है तो। एंड राइट टू डिसॉल्व द फर्म। फिर ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटी क्या है? जनरल ड्यूटीज है टू कैरी आउट द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सबका भला। फिर जस्ट एंड फेथफुल रहो सबके साथ। टू रेंडर एनी पार्टनर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म, जो जो चीजों से हमारी फर्म को फर्क पड़ रहा है वो सब चीजें हमको इन्फॉर्म करना चाहिए। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड, अगर मैं पार्टनर हूं और मैं कुछ फ्रॉड करता हूं, मेरे कारण अगर फर्म का नुकसान होता है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर द लॉस। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू ड्यूटीज, मेरे को जो काम सौंपा गया है वो काम को मैंने प्रॉपरली करना चाहिए। ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटरेस्ट का पॉइंट आपके राइट्स में आता है, लेकिन रेम्यूनरेशन आता है आपका ड्यूटीज में। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप विदाउट एनी रेम्यूनरेशन काम करें। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निग्लेक्ट, ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म, सिंपल से पॉइंट्स है। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स, अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो दैट शुड बी रिटर्न। ड्यूटी नॉट टू कॉम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड नॉट टू असाइन हिज शेयर, दैट इज सब पार्टनर नहीं बनाना चाहिए बिना सबके परमिशन के। रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज, जब थर्ड पार्टीज की तरफ हम देखते हैं तो हमारे रिलेशंस होते हैं एज एजेंट्स। हर एक पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म होता है एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। अगर मैं पार्टनर हूं और मैं कुछ काम कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो आई एम एक्टिंग ओनली एज अ एजेंट फॉर द फर्म। सो वो लोग प्रिंसिपल हो गए और मैं उनका एजेंट हो गया। तो हर पार्टनर जब थर्ड पार्टी से डील करता है तो ही इज एक्टिंग एज अ एजेंट। उसको कितनी अथॉरिटी होती है? तो दो प्रकार की अथॉरिटी होती है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड यानी जो नहीं भी बोला तो भी उसको वो अथॉरिटी है ये मान लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। और एक्सप्रेस अथॉरिटी यानी जो बोलना पड़ेगा, बोलना जरूरी रहेगा, जब बोलोगे तभी वो अथॉरिटी आएगी। सो इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या कवर होता है? सो हर वो चीज जो एक यूजुअल वे में आपको उस बिजनेस को करने में लगती है, एक नॉर्मल वे में उस प्रकार के बिजनेस में जो अथॉरिटी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऐसा कोई एक ब्लैंकेट लिस्ट नहीं बनाई जा सकती कि ये इम्प्लाइड है या ये इम्प्लाइड नहीं है, तो ऐसा बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि कौन सी चीज इम्प्लाइड में आएगी कौन सी नहीं आएगी, इट विल डिपेंड फ्रॉम दी
बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ये जनरली इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। लेकिन अगर हमारी फर्म जो है ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, तो ऐसे केस में इट विल बी विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी। जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह ड्रॉ करना, ये अगर एक ट्रेडिंग फर्म है तो इंप्लाइड अथॉरिटी में आएगा, लेकिन अगर एक सर्विस सेक्टर वाली फर्म है तो ये इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता। तो ऐसा कुछ एकदम लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, आपको भले दिया हुआ है बट ऐसी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं जो कि आप एक बार बस रीड कर लेंगे। फिर एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी, किस हद तक लायबल है, तो ये लोग जॉइंटली भी लायबल होते हैं एंड सेवियरली भी, अलग अलग करके भी सब लोग लायबल होते हैं। अगर एक व्यक्ति से रिकवरी नहीं की जा सकती तो दूसरे पार्टनर को पर्सनली भी लायबल ठहराया जा सकता है टू अनलिमिटेड एक्सटेंट। लायबिलिटी फॉर अ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर ने कुछ गड़बड़ किया है तो ध्यान रखो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है और बाहर वाले का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अगर 3 पार्टनर थे, ये तीनों पार्टनर में एक पार्टनर ने भी गड़बड़ किया है और दूसरे के साथ धोखाधड़ी किया है, तो ऐसे केसेस में पूरी फर्म इज लायबल टू कॉम्पेंसेट दिस पार्टनर, दिस पर्सन, दिस थर्ड पार्टी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने फ्रॉड नहीं किया था, अगर उसके पार्टनर ने भी फ्रॉड किया है, गड़बड़ किया है, रॉन्गफुल एक्ट किया है, तो ऐसे ही केसेस में पूरी की पूरी फर्म जिम्मेदार हो जाती है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इफ इट इज विद इन द अथॉरिटी, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। फिर लाइबिलिटी फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स, कोई मिस एप्लीकेशन किया, मिस एप्लीकेशन का मतलब है पैसा आया था थर्ड पार्टी से और वो पैसे को मैंने गलत जगह यूज कर लिया, मैंने घर वालों के लिए टीवी खरीद लिया, मैंने एक कार खरीद लिया, पार्टनरशिप का पैसा मैंने पर्सनल यूज में कर लिया, तो भी ऐसे केसेस में जो फर्म है, फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होने दिया जाता। द लॉ रिलेटिंग टू लायबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर, जब डिसीज पार्टनर की बात आती है तो जिस दिन डेथ हुई तो डेथ के पहले तक के उसकी लायबिलिटी रहेगी, डिसीज पार्टनर के एसेट्स विल बी लायबल और लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स डन बिफोर द डेथ, बट डेथ के बाद वो लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। इसके बाद उसको कोई पब्लिक नोटिस की भी आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पे लायबिलिटी से मुक्त होने के लिए उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने आप मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके पहले के एक्ट तक के लिए वो लायबल होता है, इवन भले बाद में क्लेम हो। जैसे समझो हमने कोई गुड्स यहाँ पे खरीद के ला लिए थे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने कुछ गुड्स खरीद के लाए थे, उसका पैसा देना बचा था, वो पैसा यहाँ पे देना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में इसके असेट भी यूज किए जा सकते हैं, बिकॉज जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया तब ये पार्टनर था, तो इसीलिए ये यूज किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर कब हुआ ये देखना आपके लिए अनिवार्य है। कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है जिसमें ये स्पेसिफिकली नहीं बताया जाता कि कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ऐसे केसेस में। आपको दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये बताया ऑर्डर यहां किया है और यहाँ पे गुड्स आए हैं, तो अब डेट कब क्रिएट हो रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी हो सकता था आपका या यहाँ पे भी हो सकता है, जो क्लैरिफाई नहीं किया है। ऐसे केसेस में आपको अजम्पशन लिखना चाहिए पेपर में कि अज्यूमिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो आप वो मान लो या आप मान लो यहाँ पे हुआ है, जो भी मान रहे हो एक अजम्पशन मान के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। फिर माइनर पार्टनर, सो माइनर की क्या लायबिलिटीज होती है, क्या राइट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पोजीशन बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, जब तक कि वो माइनर है तब तक क्या राइट है, उसको राइट है कि जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है या प्रॉपर्टी मिल रही है वो रख सकता है, वो उसका शेयर जो है वो मांग सकता है। दूसरी चीज, उसको ही ऑल्सो हैज अ राइट टू एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एनी कॉपी ऑफ अकाउंट्स बट नॉट द बुक्स, बुक्स नहीं देख सकता वो, अकाउंट्स देख सकता है, एक एक एंट्री नहीं देख सकता वो पूरे वर्किंग पेपर्स वगैरह नहीं देख सकता, वो क्या देख सकता है, सिर्फ अकाउंट्स, खाते देख सकता है वो। फिर अगर उसको उसका पैसा ना दिया जाए तो वो केस फाइल करके रिकवरी कर सकता है, बट अगर वो केस फाइल करेगा हमारे ऊपर तो उसको हमारे से पूरे रिश्ते नाते तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे साथ जुड़ा भी रहना चाहता है और वो हमारे ऊपर केस फाइल भी करना चाहता है, तो अगर वो केस फाइल करता है तो ही विल हैव टू सीवियर द कनेक्शन विद द फर्म। लायबिलिटीज क्या होती है, आप ये नहीं बोलेंगे लायबल नहीं होता, आप बोलेंगे लायबल होता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज असेट इन द फर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में गलती नहीं करना। सो द लायबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर इज कन्फाइंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी इन द फर्म, तो जितना उसका पैसा लगा है इन द फर्म उतने हद तक तो लायबल है ही। ठीक है, सो आप इसीलिए ये नहीं बोलेंगे कि वो लायबल नहीं है। ठीक है, सो जब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमको अब प्रॉपरली सब चीजें बोलना पड़ेगा। फिर ओवर एंड अबाउट दिस ही इज नाइदर पर्सनली लायबल नॉर हिज प्राइवेट एस्टेट इज लायबल। पोजीशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, मेजर होने के बाद उसको इलेक्ट करना पड़ता है, समझो वो माइनर था यहाँ पे ऐड किया गया था उसको,
एज अ माइनर, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो मेजर हो गया। मेजर होने के बाद उसको 6 महीने के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स कि क्या वो पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं बने रहना चाहता। अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक नोटिस दे देगा, और जब वो पब्लिक नोटिस दे देगा वहां तक की उसकी लायबिलिटी रहेगी, उसके बाद उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। बट अगर वो पार्टनर बनना चाहता है, और लायबिलिटी रहेगी मींस कितनी रहेगी, जैसी एज अ माइनर थी वैसी। अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो क्या होगा, समझो वो यहां पे पार्टनर बन गया, सो ही विल बिकम लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स सिंस द डे ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। जब उसको जोड़ा गया था इन द पार्टनरशिप फर्म, उस तारीख से वो पूरे डेट्स के लिए जिम्मेदार हो जाएगा, और उसका जो शेयरिंग रेशियो रहेगा दैट विल बी सेम जो उसको एज माइनर मिल रहा था। तो 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है वेदर ही वांट्स टू बिकम द पार्टनर और ही वांट्स टू सीवियर द कनेक्शन विद द फर्म। जो भी डिसीजन है ही विल हैव टू कम्युनिकेट। कैसे कम्युनिकेट करेगा, थ्रू पब्लिक नोटिस। अगर कुछ नहीं बोलता है तो मान लिया जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स ही हैज बिकम द पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, पूरा पोजीशन बिफोर मेजोरिटी एंड आफ्टर मेजोरिटी दोनों चीजों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ऑलरेडी वो आपके कोर्स में है नहीं, तो एचयूएफ वगैरह का कंसेप्ट मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट है। वो आपको अगर लगता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिफरेंस बिटवीन वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, वो अपने काम की नहीं है, इसलिए वो चीज को मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, और अपने पास टाइम बहुत कम है, देखो 5 बज चुके हैं अभी, तो अपन अभी हर चीज नहीं कवर कर सकते। ठीक है, तो एचयूएफ का कंसेप्ट काफी डीप है वैसे तो, बहुत प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती है, दया भागा मिताक्षरा, वो सब अभी मैं वो सब चीजें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी अपन सिर्फ एग्जाम के हिसाब से चल रहे हैं। आपको अगर लगता है कि पूरा देखना है तो पूरे वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार से अगर कोई पार्टनर आ रहा है, जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, एक्सपल्शन हो रहा है, डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही है, तो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस भी प्रकार से कोई भी पार्टनरशिप में अगर चेंज हो रहा है तो ये सब चीजों को रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब पूरी की पूरी फर्म खत्म हो रही है, तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं। ठीक है, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह चेंज हो रहा है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, नया आ रहा है, जा रहा है, सब पार्टनर, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सो ऐसा है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको कोई भी पढ़ना है, अगर कोई और पॉइंट है तो आप पूछ जरूर सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन अपन यहाँ पे वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। और आपको वीडियोस अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं एडिशनल चीजें यहाँ नहीं बताने वाला। जो रेगुलर बैच में मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ वो सब चीजें मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। जितना एग्जाम के लिए जरूरी है बस उसके हिसाब से अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक एक करके हम सबको देखते हैं। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है? किसी नए पार्टनर का आना। समझो 3 जन पार्टनर थे और एक नए पार्टनर को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो नया पार्टनर ऐड हुआ है, ये नए पार्टनर की जिम्मेदारी कब से होगी? जाहिर सी बात है जब वो ऐड हुआ था उसके बाद से होगी। तो उसकी लायबिलिटी होती है फ्रॉम द डेट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये कैसे किया जा सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। ऑल द अदर पार्टनर्स, सब पार्टनर जब हाँ बोलेंगे तभी ये किया जा सकता है। अगर एक भी पार्टनर मना करता है तो यू कैन नॉट ऐड अ न्यू पार्टनर। इंट्रोडक्शन के लिए इट इज कंपलसरी कि हर एक व्यक्ति ने यूनैनिमस कंसेंट देना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति ने मना किया है तो आप नए पार्टनर को ऐड नहीं कर सकते। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये नए व्यक्ति को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी है जिसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो चुकी है, जिससे बहुत ज्यादा हमारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, और हम चाहते हैं, समझो एक अजय है, हमारा एक डीलर है, हमारा एक सप्लायर है, उसको हमको बहुत सारा पैसा देना है, और हम चाहते हैं कि इसको तो बेनिफिट मिलने वाला है, आय को बेनिफिट मिलेगा, कि पुरानी जो चीज है उसका भी तो बेनिफिट उसको मिलने वाला है। और इसीलिए हम उसको बोलते हैं, देख बहन, तेरे को अगर जुड़ना है हमारे साथ तो फिर तेरे को इसकी लायबिलिटी लेना पड़ेगा, पुरानी भी होगी तो लेना पड़ेगा। सो अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये किया जा सकता है क्या? द आंसर इज यस। इसको हम बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन किया जा सकता है अगर एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा तो। किस किस के बीच में होना चाहिए एग्रीमेंट? तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, जो क्रेडिटर है उसके साथ, एंड
द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर ये लोग एग्री करते हैं तो ये लोग पुराने डेट्स के लिए भी लायबिलिटी दे सकते हैं टू द इनकमिंग पार्टनर। पब्लिक नोटिस की आवश्यकता होती है क्या? द आंसर इज नो। पब्लिक नोटिस की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब पब्लिक नोटिस का एक रूल ध्यान रखो, जब जब आपको किसी की लायबिलिटी लेना है तब नहीं लगता, जब आपको मुक्त होना है तब आपको पब्लिक को बताना पड़ता है, देखो भाई हम इससे अब जुड़े हुए नहीं है। सो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन यू वांट टू सीवियर द कनेक्शन, या तो अलग हो रहे हो, जब जब लायबिलिटी छोड़ना है तब आपको बताना पड़ता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट कैसे हो सकता है? रिटायरमेंट पहली चीज या तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स से हो सकता है, दूसरी चीज आपने डीड में कुछ टर्म्स लिख दिए थे पार्टनरशिप डीड में, उस हिसाब से हो सकता है, तीसरी चीज अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग नोटिस। नोटिस में अगर आपने डेट लिखा था कि 20 तारीख से रिटायरमेंट हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, या जो भी रिटायरमेंट बोला है तो रिटायरमेंट, सो रिटायरमेंट अगर 20 तारीख से हो जाएगा तो 20 तारीख से रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर आपने कुछ नहीं बोला था तो जैसे ही सबको नोटिस मिल जाएगा वैसे ही रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट के केस में क्या होगा? तो रिटायरमेंट में समझो 3 लोग पार्टनर थे, एक रिटायर हो रहा है और 2 पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो रिटायर होने वाला पार्टनर कब तक के जिम्मेदार रहेगा? जब तक वो पार्टनर था तब तक तो रहेगा ही, साथ में जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता। पब्लिक नोटिस इज कंपलसरी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट में लायबिलिटी से मुक्त होना है तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं अब इस फर्म से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं हूं। अगर वो नहीं बताता है तो ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो वो भी हमको बाइंड कर सकता है और हम भी उसको बाइंड कर सकते हैं बाय द एक्ट्स ऑफ द फर्म। सो इसीलिए पब्लिक नोटिस इज कंपलसरी इन केस ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में भी क्या हम उसको कुछ पास डेट से, यहाँ के कोई डेट से मुक्त कर सकते हैं? समझो अजय का डेट था यहाँ पे भी, अब वो बोल रहा है कि देखो भाई मैं तो जा रहा हूं तो मुझे मुक्त कर दो ये अजय के डेट से, तो क्या किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। अगर एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बनेगा तो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किसके बीच होना चाहिए? जो थर्ड पार्टी है उसके साथ, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके साथ, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके साथ। सो अगर ये लोग एग्री करते हैं तो ऐसे केसेस में इवन पास डेट से उसको मुक्त किया जा सकता है बाय वे ऑफ नोवेशन, और पब्लिक नोटिस इज कंपलसरी। एक्सपल्शन सेम रूल लगते हैं एक्सपल्शन में। एक्सपल्शन ध्यान रखो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको आ सकता है। एक्सपेल करना है तो कैसे किया जा सकता है, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है एक्सपल्शन, ठीक है, बिल्कुल पढ़ के जाना है इसको आपने। पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है कब? जब या तो प्रोविजन, ये सब चीज होना चाहिए, ऑल द कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन प्रोविजन है, देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। पहली चीज है प्रोविजन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में कि हम एक्सपेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये गुड फेथ और बाय मेजोरिटी ऑल दी पार्टनर्स नहीं, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। तीसरी चीज, उसको एक नोटिस ऑफ चार्जेस बताना पड़ेगा कि तुमको क्यों हम निकाल रहे हैं, और उसको एक मौका देना चाहिए अपनी सफाई में कुछ पेश करने का। अगर वो चाहता है कि नहीं नहीं मैं, मेरे पास रीजन है मैंने ये क्यों किया था, तो फिर ऐसे केसेस में यू कैन नॉट रिमूव हिम, आप उसको निकाल नहीं सकते। बाकी लायबिलिटीज वगैरह बिल्कुल सेम रहेगी जैसा रिटायरमेंट में रहती है। फिर इंसॉल्वेंसी और डेथ दोनों एक ही प्रकार के हैं। इंसॉल्वेंसी और डेथ में जैसे ही एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट या उसकी डेथ हो जाती है तो वो लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। उसकी लायबिलिटी होती है फॉर द पास्ट डेट्स, बट उसके बाद उसकी लायबिलिटी नहीं होती, कोई पब्लिक नोटिस की भी आवश्यकता नहीं होती। यहां नोवेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेथ हो गई तो कहां से नोवेशन होगा, या इंसॉल्वेंसी हो गई तो वो असेट लायबिलिटी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए नोवेशन इज नॉट पॉसिबल, पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी या रहेगी, ये डिपेंड करेगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है अपने डीड में तो फर्म विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप रोकना चाहो तो रोक सकते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। और डिसॉल्व होगी तो फिर आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा डिसॉल्यूशन का कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सब पार्टनर बनाना। सब पार्टनर बनाए तो उसके क्या राइट्स रहते हैं और क्या लायबिलिटीज होती हैं। जब तक कि वो जुड़ा हुआ है फर्म से तब तक उसको जितना भी प्रॉफिट हमने बोला था वो प्रॉफिट क्लेम कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिट चुपचाप रखना पड़ेगा जैसा हमने बताया वैसा का वैसा। ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स, उसको अकाउंट्स चैलेंज करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। फिर ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, टू रिक्वायर द अकाउंट्स और टू इंस्पेक्ट द बुक्स। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन उसको ये अधिकार मिल जाता है। जब डिसोल्यूशन होगा तो डिसोल्यूशन में उसको असेट्स में भी शेयर मिलेगा,
जो भी असेट्स थे उसमें भी, एंड ही विल बी एंटाइटल्ड टू फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग हिज शेयर टू द अकाउंट्स, अकाउंट्स देख सकता है वो, नॉट द बुक्स, अकाउंट्स, सिर्फ उतने अकाउंट्स जो उसके शेयर निकालने के लिए काम के रहेंगे उतने वो बही खाते देख सकता है। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ऑलरेडी मैंने बताया, वैसे उसका राइट होता है टू कैरी ऑन द कॉम्पिटिंग बिजनेस, वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसको रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। अगर हमने नहीं रोका तो ही कैन कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, वो फर्म से कॉम्पिटिंग बिजनेस चला सकता है। सिर्फ फर्क ये रहेगा कि अगर वो कॉम्पिटिंग बिजनेस चला रहा है तो भी वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, पहली चीज, वो फर्म के बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है ये नहीं बता सकता, दूसरी चीज, और तीसरी चीज, वो फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता। अगर हमने उसको नहीं भी बोला है तो भी ये तीन चीज नहीं कर सकता हो। इसके अलावा बाकी वो सब चीज कर सकता है, बिजनेस चला सकता है, लेकिन हम चाहे तो उसको रोक सकते हैं कि तुम ये बिजनेस करोगे ही नहीं 5 साल तक के इस एरिया में, तो हम उसको इस प्रकार से रोक सकते हैं। फिर राइट टू शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, कभी कभी ऐसा होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सेटल होनी बची है, जैसे कि यहाँ पे 3 जन का शेयर था और यहाँ पे कैश थोड़ी उतना होगा, समझो जो रिटायर हो रहा है उसको हमको 20 लाख रुपए देना है। अब क्या 20 लाख रुपए हम तुरंत यहां से बेच बच के दे देंगे? तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए ऐसे केसेस में इसको हम बोलते हैं कि हम तेरा जब तक के शेयर हमारे यहाँ लगा हुआ है, जब तक तेरा पैसा यहाँ लगा हुआ है, हम तेरे को शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। या तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट दे सकते हैं या फिर हम उसको इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू होती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों अलग चीज है। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी फर्म खत्म हो रही है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं मैं तो ये कुछ नहीं, सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। यानी यहाँ पे पूरा बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ फर्म के पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, सिर्फ पार्टनरशिप रिलेशन डिसॉल्व हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकता है? पहली चीज है बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा एक फर्म निर्माण हुआ था, फर्म का क्रिएशन हुआ था, एग्रीमेंट के द्वारा ही इसको हम समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन, फर्म कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी, आप रोकना चाहो तो भी नहीं रोक सकते इन केसेस में, जब सब पार्टनर या एक को छोड़ के सब पार्टनर या तो इंसॉल्वेंट हो गए या तो इवन डेथ हो गई। जब सबकी डेथ हो गई या एक को छोड़ के सबकी डेथ हो गई, 3 पार्टनर थे, अकेला मैं बचा, बाकी दोनों की डेथ हो गई, तो ऐसे केस में तो फर्म बची नहीं ना, मैं अकेले ही बचाऊं, तो अकेला हूं तो फर्म तो खत्म हो गई। ऐसे केस में हम चाह के भी नहीं रोक सकते, या मेरे अलावा बाकी दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, तो ऐसे केसेस में हम चाह के भी नहीं रोक सकते। वैसे ही अगर हमारा जो बिजनेस है वो इलीगल हो गया, जैसे हम लोग खैनी गुटखा जर्दा बेचते थे और ये इलीगल हो गया, इलीगल हो गया तो हम चाह के भी अब ये बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ पे फर्म डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसीज, यहाँ पे खास बात यह है कि आप अगर चाहो तो आप इसको रोक सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी तो ऐसे केसेस में वो डिसॉल्व नहीं होगी। फिर कब कब ये कवर होता है? तो जब फिक्स टर्म के लिए बनाया था और फिक्स टर्म के बाद भी आप उसको चला रहे हैं, तो वैसे अगर नहीं रोका आपने तो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि और कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। वैसे ही आप अगर एक एडवेंचर के लिए बना रहे थे, आपको बाद में लगता है कि और कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो जैसे एडवेंचर कंप्लीट हो गया फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डेथ ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो रही है तो आप अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो डिसॉल्व हो जाएगी, आप नहीं करना चाहते डिसॉल्व तो आपको लिखना पड़ेगा कि फर्म विल नॉट बी डिसॉल्व। और अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसे केसेस में भी इंसॉल्वेंसी में सेम रूल लगता है जैसे डेथ में लगता है, कुछ नहीं बोला तो डिसॉल्व हो जाएगी फर्म, अगर आप चाहो तो रोक सकते हैं। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो इट कैन बी डिसॉल्व्ड इवन बाय गिविंग नोटिस। मैं अगर फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं तो मैं नोटिस लिख के भेज दूंगा और मैं बोल दूंगा फर्म ये तारीख से डिसॉल्व हो जाएगी, जो तारीख उसमें मेंशन है उस तारीख से फर्म बंद हो जाएगी। अगर कोई तारीख उसमें मेंशन नहीं थी तो क्या होगा? तो फिर जैसे ही नोटिस सबको प्राप्त हो जाएगा तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कुछ केसेस में कोर्ट भी डिसॉल्व कर सकता है, जब हम खुद उसको बंद नहीं कर पा रहे तो कोर्ट के थ्रू हम इसको बंद कर सकते हैं। जैसे कि इंसेनिटी, इंसेनिटी यानी पागल हो जाना, एक पार्टनर पागल हो गया, अब वो कंसेंट तो दे नहीं सकता, तो ऐसे केसेस में हमको अगर डिसॉल्व करना है तो कोर्ट के थ्रू करना पड़ता है, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कोर्ट जाएंगे या जो इंसेन हो गया है उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड जो है वो कोर्ट जाएगा और ये फर्म को बंद करेगा। परमानेंट इनकैपेसिटी,
समझो किसी को लकवा मार गया, परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, कोमा में चला गया और वो कंसेंट दे नहीं सकता, तो ऐसे केसेस में भी आपको फिर बंद करना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाके इसको बंद किया जा सकता है। गिल्टी कंडक्ट, अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा गया, समझो हमारी जो दुकान थी वहां पे जो दीपिका थी वो चरस बेचते हुए, गांजा बेचते हुए पकड़ी गई, तो ऐसे केसेस में उसका जो कंडक्ट है, गिल्टी कंडक्ट है, उसके कारण हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है और वो बंद नहीं करने दे रही, तो हम यहाँ कोर्ट जाके फर्म को बंद कर सकते हैं। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, हमने बार बार बोला है कि भाई ये काम नहीं करना, फर्म की जो कार है वो फर्म के लिए यूज होना चाहिए, फिर भी बार बार वो कार पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है एक पार्टनर, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि हम फर्म को ही बंद कर देते हैं, तो फर्म बंद कर दी जाएगी। फिर ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट, अगर मैंने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो फर्म खत्म की जा सकती है बाय गोइंग टू द कोर्ट। बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड आउट एक्सेप्ट एट लॉस, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप का मेन एम था बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना, लेकिन अगर प्रॉफिट में हम आ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ इमोशनली जुड़े होने के कारण फर्म बंद नहीं करने दे रहा, तो हम यहाँ कोर्ट जाके जबरदस्ती फर्म को बंद करवा सकते हैं। और जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज, फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली क्रिएट होना, अगर मोनोपोली क्रिएट हो रही है तो ऐसे केसेस में कोर्ट अपने आप डिसॉल्व कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो डिसोल्यूशन के बाद अपने आप बिजनेस थोड़ी बंद हो जाता है, तो डिसोल्यूशन हो गया, समझो किसी की डेथ हो गई, तो यहां पे समझो डिसोल्यूशन हो गया, लेकिन डिसोल्यूशन होने से इसका ये मतलब नहीं है कि फर्म का बिजनेस पूरा का पूरा खत्म हो गया, अभी असेट तो है ना, असेट तो बेचना पड़ेगा, समझो किसी की डेथ हुई और डिसॉल्व हो गई फर्म, तो अपने आप के एसेट बिक जाएंगे? नहीं, तो एसेट बेचना पड़ेगा, लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा, ये सब जो करते हैं इसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप करना, तो वाइंडिंग अप करना अभी बचा होता है। सो भले ही डिसोल्यूशन हो गया, भले ही पब्लिक नोटिस भी दे दिया होगा, यहां पे समझो पब्लिक नोटिस भी दे दिया, तो भी ये कुछ चीजों के लिए लायबिलिटी अभी भी कंटिन्यू होगी। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, फर्म को बंद करना। दूसरी चीज, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो यहां पे हमने किए थे बट वो यहां पूरे करने बचे हैं, उसके लिए हम लोग अभी भी लायबल रहेंगे। जैसे सलमान की शादी का हमने पार्टी का ऑर्डर लिया था, अब सलमान की शादी के पहले हमारी फर्म डिसॉल्व हो गई, कैटरीना की डेथ हो गई और हमारी फर्म डिसॉल्व हो गई, अब सलमान की शादी का ऑर्डर तो हमको पूरा करना पड़ेगा, सो उसकी यहां पे शादी होने वाली है तो वहां पे हमको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। सो ट्रांजेक्शंस विच बिगन बट वर अनफिनिश्ड, तो उसके लिए जिम्मेदारी रहती है। सो वही चीज बताइए, डायरेक्टली आ जाता हूं मैं, राइट टू हैव द बिजनेस बाउंड अप, बिजनेस बंद करना ये उसका अधिकार होता है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के लिए सब लोग जुड़े हुए हैं अभी भी। राइट टू शेयर इन पर्सनल प्रॉफिट्स आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद हमारी कार हमने किसी को यूज करने दिया था, उससे पैसा आया तो वो पैसे में भी सबका शेयर रहेगा। राइट टू हैव प्रीमियम रिटर्न ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, ये वाला पॉइंट समझा देता हूं फिर से। समझो हम लोग 3 जन थे, हमने एक नए पार्टनर को ऐड किया, जब इसको ऐड किया हमने बोला कि भाई तेरे को 10 लाख रुपए लेके आना पड़ता, वो बोला ठीक है 10 लाख रुपए लाने को तैयार है, और उसको बोले कि ये 10 लाख का तेरे को 10 साल तक के बेनिफिट मिलेगा, 10 साल तक के हम फर्म चलाएंगे, तेरा ये 10 लाख रुपए का थोड़ा थोड़ा हर साल 1-1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। समझो हमने 3 साल बाद ही बिजनेस बंद कर दिए, 3 साल बाद ही हमको बंद करना पड़ गया, तो ऐसे केस में बेचारे ने 10 लाख रुपए लाया था बट उसको बेनिफिट तो सिर्फ 3 लाख का मिला है, तो बाकी के जो 7 लाख हैं, तो ये 7 लाख उसको हम पहले वापस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन। तो प्रीमियम का मतलब कुछ नहीं, प्रीमियम का मतलब है गुडविल, तो गुडविल उसको रिटर्न करना, ये तभी किया जाएगा जब देयर इज एन एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि आपको प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन पे प्रीमियम वापस मिलेगा, तभी, नहीं तो नहीं मिलता। राइट वेयर द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर झूठ बोल के किसी को हमने जोड़ लिया था पार्टनरशिप में और उसका बेचारे का नुकसान हो रहा है, तो जो भी खर्चा उसने किया उसके लिए ही विल बी कंसिडर्ड एज क्रेडिटर। जैसे हमने किसी को बोला था, झूठ बोला था और उसको जोड़ लिया पार्टनरशिप में, अब उसने कुछ खर्चा कर दिया फर्म के लिए, सो फर्म से वो पैसा रिकवर कर सकता है और ही विल बी कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द फर्म, और इसको जो पैसा कैपिटल का वापस मिलेगा ये भी बाकी के पार्टनर्स के पहले मिलेगा क्योंकि इसके साथ गलत हुआ था, ऑफ कोर्स बाहर वालों को देने के बाद। राइट टू रिस्ट्रेन द यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म्स प्रॉपर्टी। हाँ, सेल ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे बेची जाती है? जब फर्म बंद हो जाएगी तो ऐसे केस में आप गुडविल बेचोगे, गुडविल या तो आप पूरे के पूरे असेट्स के साथ बेच दो या फिर आप उसको अलग से भी बेच सकते हैं कि पूरे असेट्स अलग अलग बेच दिए और गुडविल को अलग से आपने बेच दिया। सो आप गुडविल को एसेट में जोड़ोगे और या तो आप साथ में बेच दो या फिर आप अलग अलग बेच दो।
अगर आपने गुडविल बेच दिया है तो बायर और सेलर को क्या क्या राइट रहेंगे? सेलर को राइट है आफ्टर द सेल, सेलर that is the partner of the dissolved firm may carry on the business competing with that of the buyer of the firm's goodwill. वो सेम बिजनेस कर सकता है अगर रोका ना जाए तो he has a right to carry on same business and may advertise such business. बट वो क्या नहीं कर सकता, वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, वो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है ये नहीं बोल सकता, और वो फर्म के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता. सो सेम बिजनेस कर सकता है बट वो ये तीन चीज नहीं कर सकता, क्योंकि फर्म का नाम तो बायर यूज करेगा ना, वो कैसे करेगा? फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है ये नहीं बता सकता, झूठ हो जाएगा. सो ये चीजें नहीं कर सकते. बट अगर हम लोग चाहें तो हम लोग उसको रोक सकते हैं कि सिमिलर बिजनेस तुम नहीं करोगे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट प्रोवाइडेड द रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, जब पूरी फॉर्म बंद हो जाएगी तो उसके बाद आप अकाउंट सेटल करेंगे, अकाउंट्स खत्म करेंगे, तो कैसे खत्म होंगे? सो आपके कौन से अमाउंट वापस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे कि आप पहले तो पूरे एसेट्स जो रहेंगे एसेट्स को जोड़ लोगे, एसेट्स वगैरह बेचोगे, उसके बाद आप पे ऑफ करोगे, कैपिटल रहेगा, एडवांसेस रहेगा, क्रेडिटर्स रहेंगे और प्रॉफिट्स हो सकते हैं. सो अगर पहले आप क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दोगे, उसके बाद जो पैसा मिलेगा वो पैसा बचे हुए को एडवांस पे ऑफ करोगे पहले, इन दिस प्रेफरेंस ओनली, फिर एडवांस पे ऑफ होगा. एडवांस जब पे ऑफ होगा तो एडवांस के रेशियो में ही होगा. कैपिटल पे ऑफ होगा, कैपिटल कैपिटल के रेशियो में होगा. कैपिटल पे करने के बाद भी और पैसा बचा है, सो दैट इज प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर होगा. तो ये बेसिकली सिंपल सा रूल है. फिर पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस कब कब जरूरत होती है? जब माइनर मेजर हो जाता है तब, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन एंड डिसोल्यूशन. फिर मोड ऑफ पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस कैसे दिया जाता है? या तो ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दो, या फिर आप एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो जो सर्कुलेट होता है इन द प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड. फिर इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड तो नोटिस आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भी देना पड़ेगा. ठीक है. यहां पे आपका पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट होता है. एलएलपी में इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने जानबूझ के एलएलपी को ज्यादा इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एलएलपी ऑलरेडी आपका कवर हो जाता है जैसे ही आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं और कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं. एलएलपी में ज्यादा कुछ बचता ही नहीं. एलएलपी यानी कुछ नहीं है, हाइब्रिड बिटवीन दी कंपनी एंड दी पार्टनरशिप है, और इसीलिए उसमें कुछ भी नया नहीं बचता. आप जब भी एलएलपी पढ़ोगे तो आपको अपने आप याद आएगा कि अरे ये तो पार्टनरशिप में पढ़ा था, या ये तो कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा इंक्लूड नहीं किया हूँ. बिल्कुल सेम राइट्स ड्यूटीज वगैरह वैसे के वैसे चलते रहते हैं. सिर्फ फर्क यह है कि एलएलपी इज अ सेपरेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये एक अलग, यहाँ पे ना पार्टनरशिप एक्ट लगता है ना कंपनीज एक्ट लगता है, यहाँ पे इनका खुद का एक्ट है एलएलपी एक्ट, वो अप्लाई होता है. बाकी एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील रखना चाहे तो रख सकते हैं. इसमें पार्टनर्स होते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं? वो लोग, वो व्यक्ति होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द लीगल कंप्लायंस ऑफ द एलएलपी. एलएलपी का जो भी लीगल कंप्लायंस है वो सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड पार्टनर दो होना जरूरी है. अगर आपकी जो एलएलपी है उसमें सिर्फ कंपनीज ने एलएलपी बनाई है, कंपनी पार्टनर है, कोई पर्सनल है ही नहीं, इंडिविजुअल है ही नहीं, तो भी आपको इंडिविजुअल अपॉइंट करना पड़ेगा एज नॉमिनी, क्योंकि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो इंडिविजुअल होना कंपलसरी है, हमेशा इंडिविजुअल ही रहेगा. बाकी पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है या इंडिविजुअल हो सकता है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा इंडिविजुअल रहेगा क्योंकि उसके ऊपर पूरी लायबिलिटीज आती है. इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? इनकॉर्पोरेशन, हाँ यहाँ फॉर्म्स चेंज हो गए. रिजर्वेशन ऑफ नेम होता है, रिजर्वेशन ऑफ नेम होता है रन एलएलपी के फॉर्म में होता है. फिर फॉर्म इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म है इसका फॉर्म होता है फिलिप, फिलिप करके एक फॉर्म है उसमें होता है. और एलएलपी एग्रीमेंट है, ये फॉर्म सेम है, ई फॉर्म 3. वन मैन कंपनी अभी आने के अपन पढ़ेंगे अपन, तो वैसे ऐसा क्वेश्चन आपको आना नहीं चाहिए क्योंकि वन मैन कंपनी, वन पर्सन कंपनी अपन ने पढ़ चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एग्जाम के 10 दिन पहले आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट ठीक है, देखेंगे अपन. अभी अपन कंपनीज एक्ट में आने के हैं, जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आने वाला है.
सो ध्यान रखो, यहां पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, बाकी चीजें ऑलरेडी कवर होगी, कुछ कुछ चीजें कवर नहीं होगी। इसका नाम कैसा नहीं होना चाहिए, जैसा कंपनी में बताया गया इसका नाम किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता वगैरह नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म से एलएलपी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए इन दी ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गलती से अगर ऐसा नाम दे दिया गया है विच इज टू क्लोजली रिसेंबलिंग टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिस भेजेगी और नाम बदलने बोलेगी, और आपको नाम बदलना पड़ेगा, कंपलसरी चेंज ऑफ नेम करना पड़ेगा। तो नाम बदलने की यहाँ पे एक प्रोविजन आपको बताई गई है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको फाइलिंग करना है। क्या क्या फाइलिंग करना है? आपको दो फाइलिंग करना पड़ता है। जैसे ही आपका साल खत्म होता है, इसके बाद आपको फाइलिंग करना है विद इन 6 मंथ्स। कौन कौन सी फाइलिंग करते हैं आप 6 महीने के अंदर? पहला, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी विद इन 6 मंथ्स। तो जैसे आपका मार्च में खत्म हो रही है, समझो 31 मार्च 2021 को आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, यहां से 6 महीना यानी 30 सितंबर 2021 के पहले ये फाइल हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आपको 60 दिन के अंदर, जहां भी आपका ये खत्म हो रहा था वहां से 60 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न्स फाइल करना है। एनुअल रिटर्न साल भर की उसमें डिटेल रहती है कि आपके पार्टनर्स वगैरह कैसे क्या चेंज हुए, क्या रेशियो था, ये सब साल भर की डिटेल रहेगी। सो ये 60 दिन के अंदर फाइल करना है। अगर आपने नहीं फाइल किया तो क्या होगा? तो फिर एडिशनल 300 डेज के साथ आप फाइल कर सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल फीस ऑफ 100 रुपीज पर डे, ठीक है। ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। बाकी जो चीजें ऑलरेडी कवर्ड है वो मैं आपको फिर से नहीं बता रहा, क्योंकि हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब अपने आप कवर हो जाएगा। और बिल्कुल सिमिलर प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी होता है, सिर्फ फॉर्म अलग रहेंगे, बाकी वैसे ही है। नेम रिजर्व करना है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना है, उसके बाद एलएलपी का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो छोटे मोटे डिस्क्लोजर्स है वो आप एक बार ऊपर ऊपर देख लेंगे। वैसे मेरा जो लेक्चर है 1 घंटे के, वैसे भी लेक्चर अवेलेबल है, 1 घंटे में आपका एलएलपी पूरा अपन कवर कर सकते हैं। तो आपको लगता है तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ, रोज का एक वीडियो आ रहा है। अभी उसमें पार्टनरशिप खत्म होने पे है, पार्टनरशिप जैसे ही खत्म होगा कंपनीज एक्ट, और आखिरी जो लेक्चर है वो एलएलपी के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। तो 30 तारीख तक के वो अपलोड हो जाएंगे पूरे, 30th विल बी दी डेडलाइन। तो 30 तारीख को पूरा अपलोड हो जाएगा। आपको वीडियोस देखना है तो उसके हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, सिर्फ इतना फाइलिंग वगैरह का। बाकी डायरेक्टली अब हम आ जाते हैं कंपनीज एक्ट पे। कोई ब्रेक की जरूरत होगी तो आप बोल सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से ब्रेक की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटा हुआ है अभी। सो अपन पढ़ के खत्म ही कर डालते हैं आज, और फिर डायरेक्टली बड़ा ही ब्रेक ले लेंगे, और कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स अपन फिर देख लेंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली पढ़ना चालू करते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, कंपनीज एक्ट है तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट अपन इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, कंपनी, सबसे पहले कंपनी क्या होती है? अच्छा, ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का ले लो। जस्ट 5 मिनट्स तो ठीक है, ले लो। 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो, और 10 मिनट का ही ले लो। अपन 12:30 साढ़े सॉरी 5:30 बजे फिर से चालू करते हैं। ले लो, एक ब्रेक ले लो छोटा सा, ठीक है। तो एक ब्रेक ले लो, उसके बाद अपन फिर से चालू करते हैं। तो 5:30 बजे, और 1 घंटा या 1.5 घंटे में अपन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो 1.5 घंटे यानी बराबर वो 7 बजे कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे मेरा हमेशा टाइम के हिसाब से होता ही है, बट फिर भी ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लो। क्या हर किसी को नहीं लगता ब्रेक, बट किसी किसी को लगता है। सो आप ले लो ब्रेक, जिस जिसको चाहिए। सॉन्ग की हालत नहीं है फिलहाल गला खराब हो गया है अभी। चलो एक ब्रेक ले लो, फिर बाद में अपन बातें करते हैं। और चलो, थैंक यू।